चलिए आज हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2024 में आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में जो इन्फॉर्मेशन है उन पर पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर बातचीत हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है, वीडियो बन चुका है, यूट्यूब पर अपलोड भी हो गया है। ठीक है, आज हम लोग का विषय है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। एक चीज और इसमें बता दे रहे हैं हम आप लोगों को कि प्रतियोगिता दर्पण में इस बार आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य के बाद आर्थिक समीक्षा और बजट भी दिया हुआ है ना। तो आर्थिक समीक्षा और बजट ये जो है सरकार का फिर गठन होगा तो फिर बजट प्रस्तुत होगा, तो जब प्रस्तुत होगा उस समय हम बढ़िया से विस्तार से पढ़ा देंगे। तो ये बजट हम छोड़ रहे हैं, खाली आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य पढ़ा रहे हैं। और बजट में अगर पढ़ना है तो बजट पर जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी यूट्यूब पर अपलोड है। ठीक है, राजस्व घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, पूंजीगत घाटा क्या है, ये सब के बारे में ये है। वो पढ़ के आप डेटा को बढ़िया से समझ सकते हैं, बजट का डेटा को। ठीक है, तो आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है, देखिए पेज नंबर 22 पर सभी लोग जो भी देख रहे हैं सामने प्रतियोगिता दर्पण रखिए। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में पेज 22 पर क्या है, पहला इंफॉर्मेशन 2023-24 में देश की राष्ट्रीय आय के संबंध में एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान जीडीपी में 7.3% की वृद्धि अनुमानित। ठीक है, अब पहले ही अब मैंने कह दिया, ये कई बार कहे, हर बार कह रहे हैं कि डिजिटल डायरिया, मेंटल डायरिया से बचना है। तो प्रतियोगिता दर्पण के आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में बहुत सारा डेटा है जो याद रहेगा नहीं, तो इसमें बहुत कम इंपॉर्टेंट डाटा रहता है जो एग्जाम के लिए फ्रूटफुल है, पीटी के लिए और मेंस में एनालिटिकल पहलू से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो बहुत कम है, डाटा बहुत कम है। तो इसमें आपको देखना है, ठीक है, और समझना है कि कौन सा डेटा ले और कौन छोड़े। जैसे 2023-24 में क्या 23-24 में देश की राष्ट्रीय आय के संबंध में एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान कितना है, जीडीपी में 7.3% वृद्धि अनुमानित है। ये वित्त वर्ष किसका है, 2023-24। तो पहले और अग्रिम अनुमान आप लोगों को लगता होगा ये अग्रिम अनुमान क्या है, लगता होगा ना। अग्रिम अनुमान क्या है, राष्ट्रीय आय तो समझ रहे हैं, अग्रिम अनुमान मतलब आने वाला अनुमान नहीं, एडवांस। ठीक है, अब ये अग्रिम, ये एडवांस एस्टिमेट जो है वो क्यों, ठीक है, अग्रिम अनुमान मतलब क्या होता है, एडवांस एस्टिमेट मतलब क्या होता है। देखिए पहले इस खबर को बढ़िया से एनालिसिस करने से पहले मतलब हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देते हैं। आप मान लीजिए 23-24 है वित्त वर्ष, कितना, कौन 23-24 है, 2023-24। तो 23-24 का काल क्या हुआ कायदे से, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च, ये वित्त वर्ष हो गया हमारा। यहाँ अप्रैल हिंदी में लिख दिया ये, खैर चलिए 2024। तो इसमें कितने महीने हैं, कितने महीने हो गए, 12 महीने। कितने महीने हो गए, 12 महीने। तो अप्रैल मई जून, अगर 12 महीने को 4 भाग में बांटा जाए क्वार्टर में तो कितना क्वार्टर होगा, 4 क्वार्टर हुआ ना। तो पहला क्वार्टर जो पहली तिमाही Q1 अप्रैल से जून, Q2 दूसरी तिमाही, Q मतलब क्वार्टर, जुलाई से जून कैसे लोगे, सितंबर, और Q3 तीसरी तिमाही है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चौथी तिमाही है, बोलो, जनवरी से मार्च। ये हुआ। तो मान लीजिए मार्च 31 मार्च को 2024, 31 मार्च को भी वित्तीय वर्ष खत्म होगा। तो इससे पहले जो 23-24 का आंकड़ा आएगा वो पूरा नहीं, अनुमानित ही होगा ना। तो अगर अप्रैल जून का आंकड़ा हमको मिल गया, जुलाई सितंबर का आंकड़ा मिल गया, अभी वित्त वर्ष कंप्लीट हुआ नहीं है, तब जो आंकड़ा आएगा वो अनुमानित होगा, एडवांस एस्टिमेट होगा। समझ में आई बात है। तो पहला एडवांस एस्टिमेट भी होता है, दूसरा भी आता है, जैसे जैसे डाटा आता है एनएसओ। अच्छा, हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, एनएसओ। पहले सीएसओ था, अब कौन हो गया, राष्ट्रीय सांख्यिकीय
कार्यालय, एनएसओ। ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, नेशनल इनकम। ये कई बार पूछा गया है पीटी में। इससे पहले सीएसओ करती थी ना, मर्ज हो गई इसमें एनएसओ में। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय क्या करती है? राष्ट्रीय आय की गणना करती है और जारी करती है। गणना के लिए क्या करती है? वो यही आंकड़ा लेती है। आंकड़ा जैसे जैसे मिलता है वैसे वो अपना अनुमान जारी करती है। तो अनुमान जारी करती है, तो हर अनुमान आप रटिएगा तो मेंटल डायरिया का शिकार हो जाइएगा। गौर से सुनिए, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो उस समय से ठीक पहले कि तिमाही का आंकड़े के आधार पर अगर एनएसओ कोई रिपोर्ट जारी की है जो प्रतियोगिता दर्पण में या कहीं दिया हुआ है, तो वो आप देख लीजिए। क्योंकि परसेंटेज को रटना या डेटा को रटना बहुत मुश्किल है। बार बार वो आएगा, अनुमान एस्टिमेट आएगा, ठीक है, और बार बार रटना, उसको रखना दिमाग में बहुत टफ हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या, और बहुत जो लिखा हुआ है प्रतियोगिता दर्पण में, वो लिखा हुआ मत पढ़िए, सीधे चलिए बॉक्स में, या पढ़ना चाहते तो पढ़िएगा आप खुद से बॉक्स में। यहाँ बॉक्स में है ना, पेज नंबर 22 पर बॉक्स है ना? तो बॉक्स में क्या दिया हुआ है? 22, 23 और 23-24 का डेटा है। क्या? 22, 23, 2022, 23 और क्या है? 23-24 का डाटा है। और किसके बारे में बताया गया है? सबसे पहले जीडीपी के बारे में बताया गया है। जीडीपी दो आधार पर बताया गया है, अस्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर। अस्थिर मूल्य कब का? 11-12 का। और प्रचलित मूल्य मतलब करंट में। जैसे मान लीजिए आपने, एक मिनट, मान लीजिए 5 पेन का प्रोडक्शन हुआ। क्या? अभी 5 पेन का प्रोडक्शन हुआ, तो अभी इसकी कीमत है 500 रुपए। कितना? 500 रुपए। तो जीडीपी कितना हो गया? 500 रुपए। और अस्थिर मूल्य पर, मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? अस्थिर मूल्य पर तो 2011-12 में अगर ये सभी 250 रुपया में था, तो 250 से बढ़कर कितना हो गया? 500। कितनी वृद्धि हुई? कितनी वृद्धि हुई? 250 की वृद्धि हुई। समझ आई बात? तो वृद्धि को तब ये देखा जाएगा कि वृद्धि का सही सही आकलन किस पर होता है? अस्थिर मूल्य के तुलना में, अस्थिर वर्ष के तुलना में। तो अस्थिर वर्ष बेस ईयर किसको माना गया है? यहाँ 11-12 की तुलना में देखिए 2022-23 में 31 मई 2023 के अंतिम अनुमान के अनुसार लाख करोड़ में कितना है? देखिए बॉक्स में ऊपर में लाख करोड़ है ना लिखा हुआ, दाएं साइड में 160.6 लाख करोड़ है जीडीपी। बढ़कर कितना हुआ? 71.79 लाख करोड़। किस? 11-12 के अस्थिर मूल्य पर। प्रचलित मूल्य पर कितना है? 272.41 लाख करोड़ और 296.58 करोड़ बढ़कर। तो परसेंटेज में देखिए 22-23 में 7.2% और 23-24 में 7.3%। यही बॉक्स में शुरुआत में यही दिया हुआ हेडिंग में, है ना? जीडीपी में कितना हुआ 2023-24 में? पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वृद्धि कितनी हुई है? 2023-24 में जीडीपी में अग्रिम अनुमान के अनुसार कितनी वृद्धि हुई है? 7.3%। किस पर? अस्थिर मूल्य पर। अब प्रचलित मूल्य पर कितनी वृद्धि हुई है? 8.9%। वो डेटा मत याद रखिए, परसेंट भी याद रखिए, परसेंट वाला याद भी रहेगा। और पूरा जो 296.58 है लाख करोड़, वो दिमाग से उतर जाएगा। समझ में आई बात? जीडीपी में 2023-24 का ही हम लोग रखे हैं, लिख लीजिए। जीडीपी में कितना वृद्धि हुआ? 7.3 अस्थिर मूल्य पर। प्रचलित मूल्य पर 8.9%। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय आय दिया हुआ है। राष्ट्रीय आय पर में 2011-12 के अस्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि हुई है? 7.4% की। और प्रचलित मूल्य पर 17.2। 23-24 में कितनी वृद्धि हुई है? अस्थिर मूल्य पर 7.2 और प्रचलित मूल्य पर 8.8। ये आपको रखना है, ठीक है। और उसके बाद पर कैपिटा इनकम भी दिया हुआ है। 2011-12 के अस्थिर मूल्य पर 22-23 में पर कैपिटा इनकम कितना है? पर कैपिटा इनकम में वृद्धि है 6.3। ये प्रति व्यक्ति आय है, तो ये आंकड़ा में भी याद रख सकते हैं। कितना है? 98,374
प्रति व्यक्ति आय है। ये वार्षिक होता है, पता है ना, 1 वर्ष का है ना वार्षिक है, जो बढ़कर 23-24 में कितना हुआ, 1,04,550 रुपये। प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय भारत की कितनी है 22-23 में, 1,72,276 रुपया। 23-24 में कितना हो गया है, 85,000, 1,85,854 रुपया। ठीक है, ये आंकड़ा में याद रखिए। क्लियर है। यहाँ 22-23 का देखिए अनुमान, अनंतिम अनुमान है 31 मई 2023 के अनुसार, नहीं 31 मई 2023 के अनुसार ये आंकड़ा है। और 2023-24 का जो अनुमान है वो 5 जनवरी 2024 के पहले का अग्रिम अनुमान है। क्लियर है। 5 जनवरी 2024 का जो 5 जनवरी 2024 देखिए, इधर देखिए मेरी तरफ, 5 जनवरी 2024 का जो आंकड़ा आया में जो आंकड़ा आया होगा वो क्या 3 तिमाही का आया होगा, नहीं होगा। अब जो आएगा तो उसमें चौथी तिमाही का आ जाएगा। देखिए वहां पर लिखा हुआ है, पढ़िएगा आप तो देखिएगा, दूसरे कॉलम में, ये पेज नंबर 22 पर ही बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है क्या, 2023-24 की राष्ट्रीय आय संबंधी पहले अग्रिम अनुमान 5 जनवरी 2024 को ऐसे समय में जारी किए गए जब इस आय संबंधी वित्तीय वर्ष की पहली 2 तिमाहियों के आंकड़े उपलब्ध थे। तीसरी तिमाही के जीडीपी संबंधी आंकड़े उपलब्ध होने पर दूसरे अग्रिम अनुमान 29 फरवरी 2024 को जारी किए जाएंगे। बाद में चौथी तिमाही के आंकड़े उपलब्ध हो जाने पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान एनएसओ द्वारा 2024 में जारी किए जाएंगे। समझ गए। कई बार अभी जारी किया जाना है ये, इसके अनुसार अभी दो ही तिमाही का, 2 तिमाही के आधार पर है, फिर आएगा 3 तिमाही के आधार, फिर आएगा 4 तिमाही। इसलिए मैंने कहा कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे ठीक पहले कितने तिमाही का आया है वो देख लीजिए, वही पूछेगा ना, एनएसओ जो जारी करेगा वही पूछेगा ना। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। ये डाटा है बॉक्स में ही दिया हुआ है, इसमें देख लेना। एक डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2023-24 में अस्थिर मूल्य पर जीडीपी में अग्रिम अनुमान के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक 5 जनवरी 2024 को जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक कितनी वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है 7.3%। और प्रचलित मूल्यों पर कितनी वृद्धि हुई है 8.9%। ठीक है, ये दोनों डाटा कम से कम याद रखिए अगर हाल फिलहाल में कोई एग्जाम देने जा रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद 2023 में इसी बॉक्स में जो भी लिखा हुआ है ना उसी को ये डिटेल लैंग्वेज में डिटेल में दिया हुआ है। उसी बार इसके बाद पेज नंबर 23 पर देखिएगा, बॉक्स में अलग अलग सेक्टर में है ना, इकोनॉमी में जो सेक्टर होते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, आप लोग पढ़े ही होंगे, तो अलग अलग सेक्टर में क्या क्या ग्रोथ हुआ है वो दिया गया है। और अस्थिर मूल्य किसको माना गया है, अस्थिर वर्ष बेस ईयर किसको माना गया है। हाँ, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान में जो रेशो आकलन करती है उसमें बेस ईयर कब माना गया है, कब माना गया है 11 बार। इससे पहले था 2004-5, उससे पहले था 93-94। समझ भाई बात, 11-12। तो इसमें अगर चाहे तो आप रट सकते हैं, लेकिन रटाएगा नहीं। 22-23 का आंकड़ा दिया हुआ है और 23-24 का परसेंटेज में दिया हुआ है। तो कृषि, वानिकी और मत्स्यिकी में कितना है 4, 1.8। खनन व उत्खनन में कितना है 4.6, 8.1। विनिर्माण में 1.3, 6.5। रटना बहुत टफ है, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर रटना ही हो तो कब रटिएगा, एग्जाम हो उससे ठीक पहले का डेटा जो है, ये डेटा बदलता रहेगा, एनएसओ जारी करता रहेगा। क्लियर है। आगे बढ़े। तो ये दिया हुआ है डाटा, अब इसी को ऑब्जेक्टिव बना के देने की कोई जरूरत नहीं है, उसी बॉक्स को आप ध्यान में रखिए। इसके बाद 24 पेज नंबर 24 पर एक है सेवा और वस्तु का जो व्यापार होता है हमारा भारत का अन्य देशों के साथ। तो व्यापार होता है, तो व्यापार में क्या होता है, निर्यात आयात होता है। ठीक है, निर्यात आयात होता है। तो आयात अगर अधिक हुआ और निर्यात कम हुआ तो क्या होता है, घाटा होगा कि मुनाफा होगा। जैसे मान लीजिए आयात में हम लोगों ने किया 1 लाख करोड़ रुपए का आयात किया, हम लोगों ने निर्यात किया, निर्यात मतलब क्या, बेचा 60,000 करोड़ का, घाटा हुआ कितने का 40,000 करोड़ का। अगर हम लोगों ने 1 लाख करोड़ का बेचा, निर्यात किया, और 60,000 करोड़ का आयात किया, 40,000 करोड़ का
मुनाफा बच गया। ठीक है, यही कंसेप्ट है वस्तु और सेवा का। ठीक, जब कभी पढ़ाएंगे आप लोग, पढ़ाए भी है पहले, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन का ये हिस्सा है, वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, वस्तु एवं सेवा व्यापार। बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो भागों में बांटा जाता है, चालू खाता और पूंजी खाता। क्लियर है, तो ये चालू खाता है। तो इसमें पेज नंबर 24 में यही दिया हुआ, अप्रैल दिसंबर 2023 में भारत के वस्तुगत निर्यातों में 5.71% की वृद्धि, आयातों में 7.9% की गिरावट। ये वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट है। तो एक बात तो ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, जारी कौन करता है, एनएसओ। और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का आंकड़ा कौन जारी करता है, वाणिज्य मंत्रालय। ये विजन क्लियर हो गया ना। अब इसमें क्या है, मतलब क्या व्यापार हुआ हमारा, वो देखिए पेज नंबर 24 में बॉक्स में दिया हुआ है, अरब डॉलर में। ये भी ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना वहां दिया गया था किसमें, लाख करोड़ में। यहाँ व्यापार का आंकड़ा जो दिया हुआ किसमें, अरब डॉलर में। अप्रैल से दिसंबर के बीच वस्तु व्यापार निर्यात कितना हुआ, 23-24 का देखिए, 22-23 का छोड़िए, कितना हुआ है, 317.12 अरब डॉलर का हुआ। इससे पहले 22-23 में कितना हुआ था, तो गिरावट आई, कितना गिरावट आई, 5.71। और एक कंसेप्ट याद रखिएगा यहाँ पर कि कम से कम इतना तो दिमाग में रहेगा कि जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके अनुसार वस्तु व्यापार के निर्यात में गिरावट आई है। नहीं समझे, एग्जैक्ट डेटा याद रहे न रहे, कंसेप्ट तो याद रहेगा, क्या निर्यात में क्या आई है, गिरावट आई है, ये तो याद रहेगा। आयात में भी गिरावट आई है। कुल मिला के दोनों को मिला दिया जाए तो ट्रेड बैलेंस कहलाता है। व्यापार शेष में वृद्धि हुई है, ऋणात्मक हुई है ना, क्योंकि गिरावट ना आया। दोनों वस्तु में सेवा, वस्तु के निर्यात और आयात दोनों में गिरावट आया, तो ट्रेड बैलेंस जो है उसमें भी गिरावट आएगा। जो डेटा है उसके हिसाब से कितना आया है, 188.03 अरब डॉलर का। क्या हुआ, ये क्या हुआ, माइनस हुआ ट्रेड बैलेंस। क्या हुआ, ये घाटा हुआ कि मुनाफा हुआ, अरे घाटा ना हुआ। क्लियर है। सेवा व्यापार में देखिए, सेवा व्यापार में भी दिया हुआ है, सेवा व्यापार में ट्रेड बैलेंस कितना है, पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव है। और दोनों को मिला देने के बाद व्यापार शेष इतना है, समस्त व्यापार ओवरऑल ट्रेड दिया हुआ है। क्लियर है, तो समझ गए, ट्रेड बैलेंस मतलब व्यापार शेष देखना है, निर्यात आयात। अब फिर मैं कह रहा हूं कि जब एग्जाम हो ठीक उससे पहले का देख लेना है कंसेप्ट, कम से कम कंसेप्ट तो याद रहेगा। वस्तु के व्यापार में क्या हुआ है, निर्यात में क्या हुआ है, गिरावट है, ये तो याद रहेगा। सेवा के निर्यात में, वस्तु के आयात में गिरावट, सेवा के निर्यात में क्या, सेवा के निर्यात में गिरावट है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है। आयात में गिरावट है। ओवरऑल सेवा के ट्रेड बैलेंस में पॉजिटिव है। कम से कम सरकार का, ये हमारा जो देश का खाता है उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। वस्तु का व्यापार शेष क्या हो गया है, निगेटिव है, सेवा का व्यापार शेष पॉजिटिव। ये तो कंसेप्ट है। ओवरऑल ट्रेड बैलेंस कितना है, निगेटिव है कि पॉजिटिव। तीसरा जो ये है बॉक्स, निगेटिव है ना। ये कंसेप्ट याद हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ, देखो इधर कंसेप्ट क्लियर हुआ है। बस अब चाहे तो आप डेटा रट सकते हैं, कम से कम वो डेटा तो रट लीजिए जो ये खुद प्रतियोगिता दर्पण हेडिंग में दिया हुआ है। क्या 24 में हेडिंग में दिया हुआ है ना, अप्रैल दिसंबर 2023 में भारत के वस्तुगत निर्यातों में 5.71% व आयातों में 7.9% की गिरावट। और कंसेप्ट के आधार पर अगर पीटी का क्वेश्चन पूछा जाता है तब कर सकते हैं कि नहीं है। अगर मेंस में कोई क्वेश्चन लिखना हो तो ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना। अगर पूछ दिया जाता है कि व्यापार की स्थिति, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार व्यापार की स्थिति का विश्लेषण करें, तो डेटा अगर नहीं भी याद रहेगा तो ये तो याद रहेगा। समझ में आई बात। वस्तु के आयात निर्यात में क्या हुआ है, गिरावट आई है। ओवरऑल ट्रेड बैलेंस में भी गिरावट आई है। सेवा के ट्रेड बैलेंस में क्या हुआ, सकारात्मक है, लेकिन ओवरऑल क्या है, ट्रेड बैलेंस में निगेटिव है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग तीसरे इंफॉर्मेशन पर चलेंगे। तीसरा इंफॉर्मेशन पेज नंबर 25 पर दिया हुआ है, प्रतियोगिता दर्पण
मार्च 2024 के पेज 25 पर दिया हुआ है। पेज 25 पर क्या है, बॉक्स में देखिएगा, विगत 9 वर्षों में देश में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर, नीति आयोग का चर्चा पत्र, ये इंफॉर्मेशन बॉक्स में दिया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहाँ ये आपके पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेंस में, बीपीएससी में या यूपीएससी में गरीबी बेरोजगारी पर बहुत पूछा जाता है। तो गरीबी पर अगर लिख रहे हैं कहीं, या एसए में गरीबी से संदर्भित कोई बात लिख रहे हैं, तो वहां पर ये डेटा रखने में बहुत आसानी होगी, आपकी बात इफेक्टिव हो जाएगी। पीटीवी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस जीएस के लिए और एसए के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब डेटा जो है, यहाँ इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हम यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप एनालिसिस करते हैं। ये नीति आयोग ने अपने चर्चा पत्र का शीर्षक लिखा है मल्टी, नीति का फुल फॉर्म जानते हैं सभी लोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग की जगह यह आई है कब, 1 जनवरी 2015 को। और इसने चर्चा पत्र जो जारी किया है गरीबी पर, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स पर, बहुआयामी निर्धनता पर। बहुआयामी निर्धनता में 12 संकेतकों के आधार पर निर्धनता का निर्धारण, आकलन किया जाता है। उस चर्चा पत्र का नाम क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सिंस 2005-6। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपसे पीटी में पूछा जा सकता है, एमपीआई मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स सिंस 2005-6 के आधार पर पकड़ लीजिएगा कि इसी जो ये डेटा जो है एमपीआई 5-6 के आधार पर पूछा जा रहा है। और इस इंफॉर्मेशन के अनुसार नीति आयोग ने जो ये चर्चा पत्र में गरीबी का रिपोर्ट जारी किया है, वो उसके लिए 2 संस्थाओं के आंकड़े को आधार बनाया है। वे संस्थाएं हैं, आप देखिएगा दर्पण में दिया ही हुआ है, ऑक्सफोर्ड पॉलिसी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई और यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इनके आंकड़ों के आधार पर यह चर्चा पत्र जारी किया है। चर्चा पत्र में क्या है, ये चर्चा पत्र जनवरी 2024 में जारी किया है और 13-14 से 2022-23 यानी 9 वर्ष के बीच गरीबी में कितनी कमी आई है और कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, उसके बारे में आंकड़ा दिया गया है। कब से कब के बीच, 13-14 से 22-23 के बीच, यानी 9 वर्ष में, ठीक है। और डेटा के अनुसार देश में इस 9 वर्ष में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले। कितने लोग, 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं, ठीक है। इस चर्चा पत्र के अनुसार 13-14 में कितने प्रतिशत गरीब थे, हाँ 29.17% एमपीआई के शिकार थे, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के शिकार थे। 2022-23 में ये आंकड़ा गिरकर कितना आ गया, 11.28%, ठीक है। यानी कितनी कमी आई 9 वर्षों में, 17.89% की गिरावट आई। किसमें, गरीबी के आंकड़े में। क्लियर है, हाँ, गरीबी के आंकड़े में 13-14 से 22-23 के बीच 17.89% की गिरावट आई। उसके बाद डेटा जो दिया हुआ है उसमें कहा गया है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोग गरीबी से बाहर आए हैं। कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं, 5.94 करोड़ लोग। ये मत समझिएगा 5.94 करोड़ लोग गरीब हैं, गरीबी से बाहर आए हैं। गरीबी कैसा, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। बिहार में कितने लोग गरीबी से बाहर आए इस 9 वर्ष में, 3.77 करोड़ लोग। एमपी में कितने लोग आए, 2.30 करोड़ लोग। राजस्थान में कितने लोग गरीबी से बाहर आए, 1.87 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। ये डेटा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डाटा पीटी के लिए, मेन के लिए। अब इसमें यह भी बताया गया है चर्चा पत्र में कि गरीबी से जो बाहर निकले इतने लोग या गरीबी में कमी आई है, उसका कारण है सरकारी प्रतिबद्धता। सरकार ने जो बहुत सारा कार्यक्रम चला रखा है, उसी से बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कमी आई है। क्या 10 लगभग 10 योजनाओं का उल्लेख चर्चा पत्र में किया गया है, जैसे पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत। और इसमें कहा गया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो टीपीडीएस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है हमारे यहाँ, लक्षित जन वितरण प्रणाली है, उसके टारगेट में 81.35 करोड़ लोग रहते हैं, जन वितरण प्रणाली से राशन का लाभ उठाते हैं। कितने लोग, 81 करोड़ लोग, लगभग 81 करोड़ लोगों को सरकार राशन उपलब्ध कराती है जन वितरण प्रणाली के माध्यम से। पीएम गरीब कल्याण योजना के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न वितरण हुआ है। यह कब शुरू हुआ था, कोरोना काल में, इसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया।
उज्ज्वला योजना के तहत खाना बनाने के लिए धुआं वाला जो खाना बनता था धुआं वाले चूल्हा पर, तो महिलाओं के स्वास्थ्य को खतरा होता था, ठीक है। लेकिन उज्ज्वला से क्या हुआ, गैस सिलेंडर का बंटवारा हुआ, गैस सिलेंडर बांटा गया। सौभाग्य से बिजली का कवरेज बढ़ा है। सौभाग्य योजना क्या है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। सौभाग्य योजना क्या है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन से स्वच्छता, जल जीवन मिशन से हर घर नल करोड़ों लोगों को दिया गया। पीएम जनधन योजना से वित्तीय समावेशन हुआ, अधिक से अधिक लोग बैंकिंग के दायरे में आए हैं। और पीएम आवास योजना से अधिक लोगों को, करोड़ों लोगों को घर मिला है, ठीक है। तो ये सरकार चर्चा पत्र में ये कहा गया है, इन कार्यक्रमों के कारण क्या हुआ है, गरीबी में कमी आई है। कितने लोग गरीबी से बाहर निकले देश में इन 9 वर्षों में, 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। और कितने प्रतिशत गरीबी में कमी आई, क्या आई, कमी आई है। ये मत सोचिए कि इतना प्रतिशत है। अभी 2022-23 में कितने प्रतिशत है गरीब, 11.28% है। पूछा जाए कि अभी कितने लोग गरीब हैं, अभी तो 22-23 का आंकड़ा बता देंगे, कितने, 11.28, यानी 11 करोड़ लोग लगभग अभी भी गरीब है। क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, ये बॉक्स में दिया हुआ, इसका एनालिसिस मैंने किया। फिर आगे चलते हैं। अब अगला इंफॉर्मेशन है वर्ष 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष होने का वैश्विक एजेंसियों का अनुमान। भारत के लिए यह दूसरा सबसे गर्म वर्ष, ठीक है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो है यहाँ पर 1901 से 2023 यानी पिछले 122 वर्ष में सबसे गर्म वर्ष माना गया 2023 को, ये दूसरा सबसे गर्म वर्ष। और पिछले 122 वर्ष में यानी 1901 से 2023 के बीच पहला सबसे गर्म वर्ष कौन था, 2016, दूसरा सबसे गर्म वर्ष 2023। ये इंफॉर्मेशन है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। उसके बाद है जो इंफॉर्मेशन है वह यह 16वां वित्त आयोग के बारे में। 16वां वित्त आयोग के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है बस इतना ही। 16वां वित्त आयोग का गठन हुआ है कब, 31 दिसंबर 2023। इनके अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। पहले कहाँ थे ये, याद है, नीति आयोग में, ठीक है। और इनका काल कब से कब तक, 26 से 31 तक। यानी अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में 16वां वित्त आयोग जो रिपोर्ट देगा उस रिपोर्ट का क्रियान्वयन कब किया जाएगा, 26 से 31 तक। अभी कैवा 15वां वित्त आयोग के रिपोर्ट के क्रियान्वयन का काल कब से कब तक है, 20 से 25 तक है, 20 से 26 तक है। 20 से 26 तक, बीच में कोरोना आ गया था इसलिए इसका 6 साल का है। इसके अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह। और नवंबर 2017 में इसका गठन हुआ था। तो ये ध्यान में रखिएगा, गठन कब हुआ है, 31 दिसंबर 2023 को। और ये जो रिपोर्ट देगा, सिफारिश करेगा, उसका क्रियान्वयन कब से कब होगा, 26 से 25 से नहीं, 26 से 31। क्लियर है। पीटी में किसी भी तरह घुमा सकता है, छोटी छोटी ये गलती के कारण, भूल के कारण बड़ी गलती हो जाएगी। आपको लगेगा कि सही मार के आ गए हैं, या लगता है कि गठन 23 है तो 23 से 28 का होगा, नहीं। ये जो रिपोर्ट देगा उसका क्रियान्वयन 26 से 31 के बीच होगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन 2024 गांधीनगर में संपन्न। पेज नंबर 26 पे है। इसमें केवल यही देखिए, बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन गांधीनगर में हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए कंपनी वगैरह इन्वेस्टमेंट के लिए हर गुजरात सरकार करती है, जैसे हमारे यहाँ भी होता है। इसका थीम क्या है ये याद रखिए, गेटवे टू द फ्यूचर। इसके बाद जिस दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसी दिन प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना की घोषणा की गई जिसका नाम है पीएम सूर्योदय योजना। कब घोषणा की गई, 22 जनवरी 2024 को। इसमें क्या है कि कंसेप्ट ये है कि हर घर में ऊर्जा के क्षेत्र में हर घर को सौर ऊर्जा के जरिए आत्मनिर्भर बनाना। क्या, और ये सोलर रूफटॉप योजना है, यानी हर एक घर के छत पर सोलर पैनल लगा होगा और उस घर में बिजली से संबंधित जो भी जरूरतें हैं, बिजली आधारित जरूरतें, वो पूरा होगी। किसके आधार पर, सौर ऊर्जा के आधार पर, ठीक है। उस घर की जरूरत के अतिरिक्त भी बिजली का उत्पादन हो सकता है ना, तो उसको बेचा जाएगा। तो दोनों बात हो गया, क्या क्या, अपने घर की बिजली की जरूरत भी पूरी और अतिरिक्त बिजली को
बेचा जाएगा, फायदा भी हो जाएगा। ऐसे तो छत खुला ही रहता है अभी, समझे? बहुत बड़ी योजना है ये, क्लियर है? इससे जो ग्रामीण भारत में या कहीं भी जो बिजली की कमी से जूझना पड़ता है लोगों को, बिजली पर यूनिट रेट भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये क्या योजना, बहुत बड़ी योजना है, क्रांतिकारी योजना है, और इसमें लक्ष्य रखा गया है लगभग 1 करोड़ लोगों को ये इस योजना में लाने का लक्ष्य रखा गया है। अब जो ये पेज नंबर 27, 28, 29, 30 में जो इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पर दिए हैं। बस इसी में इतना ही इंफॉर्मेशन है जो आप रट सकते हैं। बाकी जो डाटा है वो मेंटल डायरिया और डिजिटल डायरिया फैलाने वाला है। अब ये 3 जो है, 3 में क्या है, तीनों पे क्या है 27 पेज ना, पेज नंबर 27 से पेज नंबर 30 तक जो इंफॉर्मेशन है उसमें यूएन, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा विश्व में किस देश का वृद्धि दर क्या रहेगा, विश्व की जीडीपी में क्या वृद्धि आएगी या कमी आएगी, उसके बारे में दिया गया है। लेकिन तीनों का यह कहना है कि भारत की वृद्धि दर सर्वोच्च रहेगी। कंसेप्ट समझिए, तीनों का, किसका किसका, यूनाइटेड नेशन का आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग का भी कहना है सर्वोच्च वृद्धि रहेगी, जैसे 2023 में इन्होंने बताया है 6.3%। वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि भारत में ग्रोथ रेट सर्वोच्च रहेगा, इसने 23-24 में 6.3% बताया है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी बताया कि भारत में वृद्धि दर सर्वोच्च रहेगी, इसने कितना बताया है, 6.7%। हमारे देश में 23-24 में आरबीआई ने बताया है, 23-24 का अनुमान आरबीआई का 7%, और हमारे देश का जो एनएसओ है उसका क्या बताया गया है, 7.3%। कितना, कौन वर्ष में, 23-24 में। समझ में आई बात? यूएन का सामाजिक आर्थिक मामलों का विभाग बताया है कि भारत में 2023 में 6.3% वृद्धि रहेगी, जो पूरे विश्व में क्या है, सर्वोच्च है। ठीक है, यूएन है ना, तो ये पूरे विश्व का जारी करेगा ना। और यूएन ये कारण भी बताया, कारण बताया है कि पूरे विश्व में शिथिलता रहेगी, लेकिन भारत में घरेलू मांग, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण स्थिति ठीक रहेगी, 6.3% की वृद्धि होगी। उसके बाद 22, 24, 25 का भी आंकड़ा दिया है यूएन ने, और कहा है कि सभी वर्षों में सर्वोच्च रहेगी। ग्लोबल जीडीपी देखिए कितना है वृद्धि, 22 में 3%, 2023 में 2.7%, 2024 में 2.4%। इनकी तुलना में भारत में ठीक ठाक है। 2023 में कितना है, 6.3%। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2023-24 में 6.3% जो सर्वोच्च रहेगी। 21, 22, 23, 24, 25 का भी आंकड़ा दिया हुआ है, सब में कहा है कि इन वर्षों में सर्वोच्च रहेगी। ठीक है, यानी भारत की जो वृद्धि दर वो है, वो क्या है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार 2023-24 में भारत की वृद्धि दर कितनी रहेगी, इसने भी कहा कि ये सर्वोच्च रहेगी। आरबीआई जो है वो उसका कहना है 7%, एनएसओ का कहना है 7.3%। बस इतना ही डाटा है रखने वाला। ठीक है, और कंसेप्ट भी क्लियर हुआ, यानी यूएन ने, वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने, सभी ने बताया है कि 23-24 में भारत की वृद्धि दर क्या रहेगी, सर्वोच्च रही है। ठीक है, और जो यूएन ने कितना बताया है, 6.3%, वर्ल्ड बैंक ने भी 6.3%, IMF ने 6.7%। अपने देश में आरबीआई ने अनुमान लगाया है 7%, और एनएसओ ने अनुमान लगाया है 7.3%। ये रहा आर्थिक वाणिज्यिक घटनाक्रम। इसके बाद नवीनतम सामान्य ज्ञान है, नियुक्ति, पुरस्कार, खेलकूद वगैरह वगैरह के बारे में, तो उस पर भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे 10-15 मिनट का, कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि इंफॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन आपको मेंटल डायरिया, डिजिटल डायरिया से बचते हुए, ठीक है, जो मुख्य इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसी को कलेक्ट करना है। ओके।